नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं चंद्रा एस के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बात कर रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के लक्षणों के बारे में। ओके, नेक्स्ट, इससे पहले हम लोगों ने देखा था व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, उसकी परिभाषाओं के बारे में कि किसने क्या कहा और कितने प्रकार से डगलस महोदय ने बताया और कितने प्रकार के गाल्टन महोदय ने बताया। आज हम लोग बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के लक्षण क्या क्या हैं, कैसे हम जानते हैं, या लक्षण के आधार पर पहले हम देखते हैं कि कारण क्या क्या होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के। कौन कौन से कारण हैं जिसके व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित होता है या व्यक्तिगत विभिन्नताएं आती हैं। तो सबसे पहला कारण जो है वो है वंशानुक्रम, यानी वंशानुक्रम जो होता है उससे हमें व्यक्तिगत विभिन्नता पे असर होता है। यानी सबके वंशानुक्रम अलग अलग होते हैं, उसके जीन अलग होते हैं, उसके गुणसूत्र अलग होते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे में जनरेशन बाई जनरेशन अलग अलग भिन्नताएं होती है वो हो जाती है। जैसे हेयर का कलर, बॉडी का कलर, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हाइट, है ना, ये सब चीजें जो अलग अलग हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके वंशानुक्रम पे डिपेंड करता है। जैसे मम्मी पापा लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा, यानी बच्चा भी बड़ा होगा, लंबाई अच्छी होगी। ये क्या डिपेंड करता है? उसके वंशानुक्रम पे डिपेंड करता है। तो हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्यक्तिगत विभिन्नता में, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारणों पे। ठीक है, उसके बाद दूसरा कारण है वातावरण, यानी जो वातावरण है वो भी एक इंपॉर्टेंट कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता में, कि किस वातावरण में बालक पढ़ रहा है, किस वातावरण में बालक रह रहा है। एक अलग तरह के वातावरण, यानी अगर फॉरेन सोसाइटी की बात करें तो फॉरेन सोसाइटी में अगर कोई है तो उसका जो वातावरण होगा वो अलग अलग होगा। अगर हम विलेज में रह रहे हैं तो उसका वातावरण, उसके जो क्राइटेरिया है, उसका जो चारों तरफ विकास होगा वो अलग होगा। शहर में रह रहा है बच्चा तो उसका विकास जो है वो अलग होगा। तो सोच, थिंकिंग और सभी चीज, जो एप्टीट्यूड है, योग्यताएं हैं, जो रुचि है, इंटरेस्ट है, वो उसके वातावरण पे डिपेंड करता है। अच्छे वातावरण में रहेगा या कुछ ही बुरे वातावरण में रहेगा तो दोनों का वातावरण उसके भिन्नताओं में बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, उसके लैंग्वेज में प्रभावित होगा, उसके रहन सहन को प्रभावित करेगा। तो वातावरण जो है वो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वंशानुक्रम के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट, हालांकि वातावरण की चीजें हैं, लेकिन एक नेक्स्ट क्या है, आर्थिक स्थिति जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसके लिए? व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए। यानी जो आर्थिक स्थिति है, अगर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो व्यक्तिगत विभिन्नता में भी जो बदलाव होगा वो पॉजिटिव वे में बदलाव होगा। बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होते बच्चे, यानी अगर एक्सेस, देखिए बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाए तो बच्चे बहुत ज्यादा कभी कभी आलसी हो जाते हैं, या कभी कभी काम ना करने वाले हो जाते हैं, कभी कभी थोड़े से ट्रैक से हटे हुए नजर आते हैं। तो इस तरह से भी हो जाता है। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं, आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं, तो एक संतुष्ट जो बालक होता है वो संतुष्ट होता है, आराम से जो जीवन यापन होता है वो आराम से करने की कोशिश करता है। तो इस तरह की आर्थिक स्थितियां भी होती है। बहुत ज्यादा कमजोर आर्थिक स्थिति वाले में भी काफी लड़ाइयां होती हैं, लड़ाइयां ज्यादा होती है तो बच्चा भी क्रूर बनने लगता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जहां ज्यादा लड़ाइयां होती है माँ बाप में, वहां पे बच्चा मंदबुद्धि होने लगता है या परेशान होने लगता है, तो जिससे चिंताएं बढ़ने लगती है उसकी, और धीरे धीरे मानसिक रोग के शिकार बन सकता है। तो ऐसी स्थितियां होती हैं और व्यक्तिगत विभिन्नता में इस तरह की कंडीशन आते हैं। आयु और वृद्धि में भी जो कंडीशन है वो भी यहाँ पे आता है, कारण है ये भी। आयु एवं वृद्धि, जो अगर वृद्धि अच्छे से हो रहे हैं, आयु अगर जिस लेवल का है तो वो भी अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता दर्शाता है। अगर 5 साल का बालक है, 10 साल का बालक है, 15, 20, 25, 30, 35, तो सबकी सोच, सबकी भिन्नताएं जो हैं वो अलग अलग होती हैं। जिस तरह से हम 5 साल के बालक को पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से हम 10 साल के बालक को नहीं पढ़ाते, उसी तरीके से हम 15 साल के बालकों को नहीं पढ़ाते, उसी तरीके से 20 साल के बालकों को नहीं पढ़ाते। तो आयु और वृद्धि जो है उसके आधार पर भी हम व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उसके आधार पर भी हमें अपना शिक्षक व्यवस्था, अपने रहन सहन, अपने हर तरीकों को हमें क्या करना होता है, अपने बदलना होता है। 5 साल के बालकों को हम डांट सकते हैं, कभी कभी हम लोग कुछ ऐसे भी क्रियाएं कर जाते हैं, लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो हम ऐसी क्रिया नहीं करते, बहुत ज्यादा डांटने की कोशिश नहीं करते। कहते हैं अगर बच्चा जवान हो गया तो दोस्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग आयु और वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उनके अंदर भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, आयु और वृद्धि में भी, है ना। नेक्स्ट, राष्ट्रीयता। राष्ट्रीय भी एक कारण है ना।
राष्ट्रीयता भी क्या है, एक कारण है। किसके लिए? व्यक्तिगत विभिन्नता में कौन से राष्ट्र का है, कौन से देश का है, किस जगह का है। भाई जब हम अपने संस्कारों के साथ जब जाते हैं तो सभी बताते हैं अरे भाई भारतीय है, क्यों? क्योंकि उसके राष्ट्रीयता के उसके संस्कार ही अलग है। तो ये भी कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता का। और नेक्स्ट है लिंग भेद, है ना। नेक्स्ट क्या है? लिंग भेद, और ये भी कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता का। अलग अलग भेद, अलग अलग सोच, अलग अलग थिंकिंग। तो क्वेश्चन एक बार आया था कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कौन कौन से कारण है, या निम्न में से कौन से कारण नहीं है, जिसमें वंशानुक्रम, वातावरण, आर्थिक स्थिति लिखा हुआ था, और चौथे पे कुछ और लिखा हुआ था। तो आपको बताना था कि कौन सा नहीं है, या ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से है, यानी 3 दे देगा और लास्ट में देगा ऑल ऑफ दिस, यानी ऊपर से सभी, उपरोक्त सभी। तो आपको उपरोक्त सभी वाला कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के शैक्षिक महत्व। क्या क्या शैक्षिक महत्व क्या क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता के, कि भाई अगर है तो इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है तो इसके कुछ शैक्षिक महत्व भी होंगे। शैक्षिक महत्व क्या क्या है, और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शैक्षिक महत्व को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत विभिन्नता क्या क्या करता है, और इससे क्वेश्चन बनता है। ओके, तो सबसे पहला है कक्षा का वर्गीकरण। कक्षा का वर्गीकरण, कक्षा का वर्गीकरण। तो जो वर्गीकरण करते हैं हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए करते हैं। यहां इंडिया में समावेशी शिक्षा का प्रावधान है। यहाँ पे हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए कक्षा का वर्गीकरण नहीं लगते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे कक्षा का वर्गीकरण इन्हीं आधार पे किया जाता है। यानी प्रतिभाशाली बालकों का कक्षा अलग होगा, सामान्य बालकों की कक्षा अलग होगी, मंद बुद्धि बालकों की जो कक्षा है वो अलग होगी, सृजनात्मक बालकों की कक्षा होगी वो अलग होगी। तो कक्षा का वर्गीकरण हम किस आधार पे करते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पे, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे ध्यान में रखते हुए कक्षा का वर्गीकरण करते हैं। इंडिया में समावेशी शिक्षा है, इसलिए हम व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए कक्षा का वर्गीकरण नहीं करते। ओके, यानी हम यहाँ पे हम तेज बच्चों को अलग ध्यान देते हैं, मंद बुद्धि के लिए हम अलग ध्यान देते हैं, सामान्य को भी हम अलग ध्यान देते हैं, लेकिन हम कक्षा का वर्गीकरण इस आधार पर नहीं करते। हम सामान्य को लेके चलते हैं, और सामान्य में ही हम कोशिश ये करते हैं कि प्रतिभाशाली बालक के लिए हम एक्स्ट्रा कुछ कर लें, और मंद बुद्धि बालकों को भी हम यहाँ सामान्य तक ले आए। ये है हमारे यहाँ का वर्गीकरण। लेकिन बहुत सारे जो देश है वहां पे व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान रखते हुए कक्षा का वर्गीकरण होता है। दूसरा है कक्षा का आकार। कक्षा का आकार, कि कक्षा का जो आकार है, क्लासेस जो है, साइज जो है क्लास का, वो व्यक्तिगत विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। यहां पे बनाया जाता है, यहां जो कक्षा का आकार है सेंटर में 30 पे 1 है, यानी 30 बच्चों पे 1 शिक्षक होता है। ठीक है, प्राइमरी में और जूनियर में 35 बच्चों पे 1 शिक्षक होता है जूनियर में। ओके, अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो 40 पे 1 होता है स्टेट वाइज। ठीक है, स्टेट में, लेकिन जो प्रीफर किया जाता है वो यही प्रीफर किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी 30 पे 1 और जूनियर में 35 पे 1 होता है जूनियर में, स्टेट में 40 पे 1 होता है। अगर यहाँ ये भी कभी कभी लिख के आ जाए तो आप गलत नहीं मानेंगे, लेकिन मेन जो है, मेन फोकस जो होता है वो यही पे होता है। जो आकार है व्यक्तिगत विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, 30 पे 1 और 35 पे 1, यानी 30 बच्चों पे 1 शिक्षक और 35 बच्चों पे 1 शिक्षक जूनियर में होता है। तो ये क्या है? कक्षा का आकार है, कि इस आकार में ही कक्षा रखना है, इसलिए ताकि हम व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए पढ़ा पाए। हमें बच्चे का एक एक नाम पता हो। अगर बहुत ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो हम नाम नहीं पता रख पाएंगे, तो हम उसे पढ़ा नहीं सकते, तो इससे दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कम बच्चे हो, शिक्षक को हर एक को एक इंडिविजुअल नाम से जाने, हर एक को इंडिविजुअल जाने, ताकि जो उसमें डिफरेंसेस हो वो सही कर पाए। मंद बुद्धि बालकों को उसे रोके, मंद बुद्धि बालकों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। प्रतिभाशाली बालकों को एक्स्ट्रा वर्क दे या एक्स्ट्रा तरीके से कुछ सृजनात्मक कार्य दे, ताकि वो प्रतिभाशाली बालक की प्रतिभाएं नष्ट ना हो और सामान्य बालकों की तरह आगे बढ़ाया जा सके सामान्य बालकों को। तो इस तरह कक्षा का आकार जो है वो भी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षण। नेक्स्ट क्या है? व्यक्तिगत शिक्षण, यानी जो व्यक्तिगत शिक्षण है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और शिक्षक जो है इसको ध्यान में रखते हुए करता है। व्यक्तिगत शिक्षण यानी अगर प्रतिभाशाली बालक है, अगर कोई
प्रतिभाशाली बालक है तो उसका व्यक्तिगत शिक्षण प्रतिभाशाली बालकों के साथ करवाना है। यानी वहां पे एक उच्च क्वालिटी का शिक्षक जो होगा, अभी हम लोग इसको विस्तार से भी पढ़ेंगे, प्रतिभाशाली बालकों के लिए कैसी शिक्षा होनी चाहिए और मंदबुद्धि बालकों के लिए कैसी शिक्षा होनी चाहिए, हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो व्यक्तिगत शिक्षण में जो ध्यान देना है प्रतिभाशाली बालकों में, उसको थोड़ा सा स्ट्रीम लेवल पे ले जाना है, थोड़ा सा स्पीड ले जाना है, थोड़ा सा उसको और विस्तार से बताने की कोशिश करना है ताकि प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभाएं नष्ट ना हो और उसको और भी जो जानकारियां हैं वो मिल सके। वहीं पे बात करते हैं, अगर मंदबुद्धि बालक है तो उसको हमें ज्ञान की बातें को थोड़ा सा लिबरल्स करना है और उसकी ऐसा वर्क देना है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीख ले। खासकर फिजिकल जो डेवलपमेंट है, फिजिकल जो तरीके हैं वो थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूव करना है, उसको करके सिखाने की कोशिश करना है ताकि जितना वो करके सीखेगा उतना ही वो डेवलप होगा, उतना ही वो अच्छा कर पाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, व्यक्तिगत शिक्षण जो है वो करवाना है। और ये व्यक्तिगत शिक्षण व्यक्तित्व विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाता है। यानी जब तक हम व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं जाएंगे हम व्यक्तिगत शिक्षण नहीं बता पाएंगे। अभी हम लोग व्यक्तिगत शिक्षण में पढ़ेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए कौन से व्यक्तिगत किस तरीके का ज्ञान होना चाहिए, किस तरह के शिक्षक होने चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है शारीरिक दोषों की ओर ध्यान देते हुए शिक्षण। शारीरिक दोषों की ओर ध्यान देते हुए शिक्षण। यानी बहुत लोग कहेंगे कि शारीरिक दोषों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए शिक्षक को, तो ये गलत है। दोषों की ओर क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उसके अनुसार ही शिक्षण देना चाहिए। सपोज कीजिए कोई ऐसा बालक है जिसे बोर्ड जो है वो सही से दिख नहीं रहा हो, सही से यहाँ पे वो पढ़ ना पा रहा हो तो और पीछे बैठा हो, तो शिक्षक को पता है कि भाई उसके अंदर कोई शारीरिक दोष है, आंख में प्रॉब्लम है, तो उसको कहेंगे बेटा आप एक काम करो, आप उठो वहां से और आगे आओ, ठीक है, ताकि उसको आगे से क्या करे, वो सही से विजुलाइज कर पाए, सही से देख पाए। ओके, उसी तरह कभी किसी को शायद सुनने में तकलीफ हो, चलने में तकलीफ हो या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो, शारीरिक दोष हो, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, बेटा आप आगे आ जाओ, इंडिविजुअल बैठ जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से देखो, आराम से सुनो। तो इस तरह से व्यक्तिगत विभिन्नता में भी शारीरिक दोषों की ओर हमें ध्यान देना है कि अगर कोई शारीरिक दोष है तो उसे दूर करते हुए शिक्षण जो है उसी तरीके का होना चाहिए। बस ये है कि उसके शारीरिक दोषों की अवहेलना नहीं करनी है, उसके शारीरिक दोषों को इतना बढ़ा नहीं देना कि भैया ये इस तरीके का है इसलिए हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसको इस तरह का प्रभाव नहीं होना है। उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे शारीरिक दोष की वजह से हमारे साथ प्रॉब्लम हो, ये इस तरह की हो रहा है, तो उसे बुरा लग सकता है या अदर बालकों को बुरा लग सकता है कि भैया तुम ऐसे हो इसलिए वो कर रहे हैं, तो उसको ये फील नहीं होना चाहिए। बस ऐसे ही है कि हाँ हमें ध्यान देना है, उसको ये चीज ग्लानि ना हो कि हमारे में ये कमी है इस वजह से ये हो रहा है, उसे नहीं बताना है हमें, बल्कि अपने आप से हमें ध्यान देना है उस चीज को, शारीरिक दोषों की ओर ध्यान देना है, उसके बाद इसके वर्क को जो है वो करना है। ठीक, नेक्स्ट है जो लिंग भेद है, लिंग भेद को दूर करना है। ठीक है, लिंग जो भेद है, जो लिंग भेद करते हैं हम लोग, ठीक, शिक्षक से भी कई बार होता है या कई बार स्टूडेंट जो है आपस में करने लगते हैं, तो लिंग भेद जो है उसको दूर करने की कोशिश करना है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता है कि सोच जो है वो बालक की कुछ ऐसे ना हो जाए कि लिंग भेद कर रहे हैं कि भैया तुम लड़की हो, तुम ये हो, तुम औरत हो, ये हो, इसकी ये तुम कमजोर हो या तुम मजबूत हो। इस तरीके की जो सोच जो थिंकिंग होती है वो रूढ़िवादी थिंकिंग कहलाती है। याद रखिएगा, इसमें दो तरह के क्वेश्चन सीटेट में अक्सर आते हैं। अगर सपोज कीजिए अगर कोई शिक्षक कर रहा हो, कोई मैनेजर कर रहा हो, कोई प्रिंसिपल कर रहा हो, कोई गार्जियन कर रहा हो, ठीक है, तो वो उसमें जो ऑप्शन होता है वो रूढ़िवादी का ऑप्शन होता है। लेकिन अगर सेम साइज यानी सेम एज ग्रुप वाले करते हैं तो वहां पे जब ऑप्शन लगाएंगे तो वहां पे आप लगाएंगे भेदभाव। ठीक है, ये जो दो पॉइंट है ना, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। जब सेम एज ग्रुप वाले लोग जब आपस में इस तरह के लिंग भेद वाला कार्यक्रम करते हैं तो वो भेदभाव कहलाता है। ठीक है, और एक शिक्षक अगर कर रहा होता है या कोई प्रिंसिपल कर रहा होता है, कोई मैनेजर कर रहा होता है या गार्जियन कर रहा होता है, तो वहां पे रूढ़िवादी कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि राम ने, है ना, कोई बच्चा है राम, वो अपने जो फ्रेंड है अपने क्लास ग्रुप में एक लड़की से बोलता है कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर पाओगी। ओके, तो ये किस तरीके का
है क्या है ये, तो ऑप्शन में लिखाएगा रूढ़िवादी है, भेदभाव है, या इस तरह के सामाजिक है, ये जो भी ऑप्शन होता है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, भेदभाव, क्योंकि दोनों क्लास ग्रुप एक साथ है। लेकिन अगर ये शिक्षक कहता है कि बेटा आप बैठ जाओ, आपसे नहीं होगा, ठीक है, लड़के से बोलता है भैया आप कर लो, आपसे हो जाएगा, तो ये जब शिक्षक कर रहा है तो वो कहता है क्या, रूढ़िवादी है। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन आता है कि शिक्षक कह रहा है कि एक लड़के को उठाता कहता है तुम तो लड़कियों की तरह रोते हो, तो ये क्या है, लड़कियों की तरह रोने का तात्पर्य क्या है कि वो लड़कियों को एक क्या कह रहा है, रोने वाला। ठीक, तो ये क्या है, एक रूढ़िवादी सोच है। क्या है, एक रूढ़िवादी सोच है। तो इस तरीके से क्या है, हमें भेदभाव नहीं करनी है, तो लिंग भेद के कारण भी क्या करना है, इसको दूर करना है, ये शैक्षिक महत्व है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्या है, पाठ्यक्रम। जो पाठ्यक्रम होता है वो भी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। खासकर जो इंडिया में पाठ्यक्रम होता है वो सामान्य बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, सामान्य को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो प्रतिभाशाली के लिए होते हैं और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो मंद बुद्धि के लिए भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्या होता है, हमें पाठ्यक्रम डिसाइड करना होता है, यानी बहुत ज्यादा भी नहीं तो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ताकि प्रतिभाशाली का जो प्रतिभा है वो खत्म हो जाए और मंद बुद्धि जो है वो सीख ना पाए। तो इस तरीके का कार्यक्रम हमें नहीं करना है। तो पाठ्यक्रम भी हम बड़ा सोच समझ के बनाते हैं कि कौन से बच्चे क्या कर पाए, कौन से बच्चे क्या पढ़ पाए। तो पाठ्यक्रम जो बनाते हैं वो भी हम व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए ही बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है गृह कार्य। नेक्स्ट जो है वो क्या है, गृह कार्य है ना, इस सब से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा, सीटेट में भी बनते हैं काफी। तो गृह कार्य, जो गृह कार्य है वो भी हम अलग अलग देते हैं। जैसे हम प्रतिभाशाली को जब गृह कार्य देते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो डिफरेंसेस है वो बनी रहे, यानी जो एक ही तरीके के क्वेश्चन हम कम देते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन ज्यादा देते हैं, ताकि प्रतिभाशाली जो है वो ज्यादा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर पाए, ताकि उसकी प्रतिभा है और बढ़ पाए। वहीं अगर मंद बुद्धि को जब गृह कार्य देते हैं तो एक ही तरह का गृह कार्य कोशिश करते हैं कि एक ही टाइप के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हो। ओके, वहीं पे प्रतिभावान को गृह कार्य बहुत कम देना होता है, ताकि अगर उसे टाइम मिले तो एक्स्ट्रा वर्क और कर पाए, वो कुछ और कर पाए। जैसे कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास भी बच्चे जब आते हैं तो कभी कभी जब होमवर्क हो चुका होता है, होमवर्क कम मिला होता है, तो कभी डॉल बना के आते हैं, कभी कोई आर्ट बना के आते हैं, कभी कोई स्टोरी लिख के आते हैं। तो इस तरीके से जो प्रतिभावान होते हैं वो गृह कार्य कम देने से, होमवर्क कम देने से, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में कुछ करके ले आते हैं, कुछ दिखाते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है ना वो डेवलप होता है। वहीं पे अगर हम मंद बुद्धि बालक की बात करें तो मंद बुद्धि बालक को गृह कार्य थोड़ा ज्यादा देना चाहिए, इस वजह से क्योंकि गृह कार्य के अलावा और कुछ नहीं करेंगे वो। ठीक है, तो उसको इसलिए ज्यादा देना चाहिए ताकि वो उसी गृह कार्य को थोड़ा करे, थोड़ा ज्यादा करे, थोड़ा ज्यादा मेहनत करे, ताकि वो जल्दी सीखने की कोशिश करे। तो इस तरीके से हम लोग जो गृह कार्य है वो भी हम ध्यान देते हैं, क्या, व्यक्तिगत विभिन्नता पे, और व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान पे रखते हुए गृह कार्य देते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर है शिक्षण विधियां। जो शिक्षण विधियां हैं वो भी हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए ही करते हैं। तो शिक्षण विधियां भी अलग अलग शिक्षण विधियां जो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए किया गया, जैसे मोंटेसरी प्रणाली मंद बुद्धि बालकों के लिए किया जाता है, डाल्टन प्रणाली किया जाता है, खेल विधि किया जाता है जो कॉल्डवेल कुक का है, ठीक है, किंडरगार्टन विधि जो फ्रोबेल का है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए कि व्यक्तिगत विभिन्नता और से अच्छे से हम उन सबको लेके हम चलें और सबको पढ़ाने के लिए अच्छा काम कर सके। जैसे मोंटेसरी विधि है जो मंद बुद्धि बालकों के लिए होता है, मरियम मोंटेसरी ने बनाया था, तो वो भी विधि है, किंडरगार्टन विधि है, खेल विधि है ना, डाल्टन विधि है, जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है, क्रियात्मक शिक्षण प्रणाली है, ये सब के सब हम शिक्षण विधियां जो बनाते हैं हम व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए ही बनाते हैं। ओके, याद रहेगा। और लास्ट जो है निर्देशन, लास्ट जो है क्या है, निर्देशन। निर्देशन जो देते हैं, यानी जो निर्देशन जो डायरेक्शन देते हैं वो भी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए हमें देना होता है। जैसे हम कोई डायरेक्शन देते हैं कि भाई कल आपको ये वर्क करके आना है, तो अगर प्रतिभाशाली बालक है तो उसको हम ओरली समझा देते हैं, सामान्य बालक है तो हम पॉइंट लिखवा देते हैं, अगर मंद बुद्धि बालक है तो उसे पूरा प्रोसीजर जो है वो लिखवाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। ओके, तो ये एक जो निर्देशन है वो भी हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए ही करते हैं। ओके, तो ये जो महत्व है, शैक्षिक महत्व, वो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाता है। और
फाइनली जो काम होता है वो इसी तरीके से होता है। स्कूल जो है, क्लासेस जो है वो इसी तरीके से चलते हैं, चाहे वो वर्गीकरण हो, चाहे आकार हो, चाहे व्यक्तिगत शिक्षण की ध्यान देने की बात हो, शारीरिक दोषों की ओर ध्यान देने की बात हो, लिंग भेद को दूर करने की बात हो, पाठ्यक्रम हो, गृह कार्य हो, शिक्षण विधि हो, निर्देशन हो, ये सब के सब व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। ओके, तो ये है सब चीजें व्यक्तिगत विभिन्नता के महत्व या शैक्षिक महत्व। नेक्स्ट हेडिंग है व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने की विधियां। आखिर हम कैसे जानेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता है, आखिर हम क्या बता पाए कि हाँ भैया इसमें ये प्रॉब्लम है या ये इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो कैसे जानेंगे, है ना, कैसे जानेंगे? तो व्यक्तिगत विभिन्नता के जानने की विधियां, जानने की विधियां। तो सबसे पहला, अगर हम जानने की विधिया की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करें, बुद्धि का परीक्षण करवा लें। सिंपल सी चीज है, बुद्धि का क्या करवा लें, परीक्षण करवा लें। बुद्धि परीक्षण में बताएंगे कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन से बुद्धि के टेस्ट होते हैं। सिंपल फॉर्म में अगर हम जाने तो क्या करना है, इसका एग्जाम करवा ले बुद्धि का, ठीक है, एग्जाम करवा ले। जैसा बालक वैसा नंबर आ जाएगा, यानी तेज है, प्रतिभाशाली बालक है तो टॉप करेगा, सामान्य है तो सामान्य नंबर पाएगा, मन बुद्धि बालक है तो मन बुद्धि जैसा नंबर पाएगा, औसत नंबर पाएगा, जड़ बुद्धि है तो फेल होगा। ऐसे कंडीशन में हम क्या जान पाएंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता जान पाएंगे बुद्धि परीक्षण के आधार पर उसके बुद्धि के लिए, ठीक है। दूसरा है उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट करवा ले। क्या है, उपलब्धि परीक्षण, हम उपलब्धि करवा ले, उसका उपलब्धि परीक्षण करा ले, अचीवमेंट टेस्ट करा ले, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट भी एग्जाम के तौर पे होता है, हम ओरली ले लें, लिखित ले लें, है ना। तो हम उपलब्धि परीक्षण या उसकी उपलब्धियों के बारे में जान करेंगे, उसका जो पूरा पोर्टफोलियो है हम वो ले लेंगे, तो पोर्टफोलियो ले लेंगे तो भी हम जान जाएंगे कि उपलब्धि परीक्षण में क्या क्या परीक्षण है और किस तरह का बालक है वो। ओके, नेक्स्ट व्यक्तित्व परीक्षण करवा ले, बहुत आसान है। व्यक्तित्व परीक्षण करवा ले, टीएटी परीक्षण करवा ले, सीएटी परीक्षण करवा ले, सभी परीक्षण पढ़ चुके हैं आप लोग। व्यक्तित्व परीक्षण करवा ले, और व्यक्तित्व परीक्षण करवा ले तो भी हम जान जाएंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता है कि नहीं है, उसकी सोच कैसी है, उसकी थिंकिंग कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है ना, प्रतिभाशाली है, प्रतिभावान है, मन बुद्धि बालक है, किस तरह का व्यक्तित्व है, तो वो हम जान पाएंगे, है ना। नेक्स्ट अभिरुचि परीक्षण, अभी इंटरेस्ट टेस्ट जो होता है, अभिरुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, यानी हम अभिरुचि देख लें उसका, बच्चे का, बालक का, कि क्या अभिरुचि है, क्या इंटरेस्ट है उसका, किस तरीके की सोच है, ठीक है। इंटरेस्ट याद ये, जब हम प्रतिभावान होते हैं, जब हम अच्छे सोच पा रहे होते हैं, तभी हमारे अंदर इंटरेस्ट भी होता है। अगर हम मंद बुद्धि बालक है तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, कोई भी, वो चुपचाप बैठा रहेगा। जब आप कहोगे कि बेटा करो तो वो करेगा, बेटा चुप बैठे रहो तो बैठा रहेगा थप्पू की तरह, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट जगाना है, थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट जगाना है। तो टीचर का सबसे अहम रोल, अगर आप शिक्षक के तौर पे तैयारी करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि आप अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाएं। जब वो इंटरेस्ट जगेगा तो बच्चे जो है, बालक जो है वो अपने आप पढ़ लेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट जगाना है। तो ये क्या है, अभिरुचि परीक्षण। तो इसके आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता को हम जान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सामूहिक अंतर्बोध करा ले, सामूहिक एग्जाम ले ले, ये भी हो जाता है, ठीक है। सामूहिक जो परीक्षण है, सामूहिक अभिलेख है ना, कुछ भी करवा ले सामूहिक रूप में तो भी हम जानकारी ले लेंगे। और सामूहिक अभिलेख अक्सर लिखवाया जाता है स्कूल में, क्लासेस में, चलो बेटा आज लेख होगा, आज ऐसे लिखवाया जाएगा सबसे, और ऐसे लिखवा के हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का क्या है। ओके, नेक्स्ट है निदानात्मक शिक्षा, निदानात्मक शिक्षा, ठीक है। निदानात्मक शिक्षा में भी हम जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता को, कि अगर हम उसका निदानात्मक शिक्षण करें या शिक्षा दें या परीक्षण करें तो भी हम जान जाएंगे कि वो बालक जो है वो कैसा है। तो हम शिक्षा, अगर निदानात्मक शिक्षा दें तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में पूरा जो भी आगे की घटनाएं हैं, क्योंकि हम जब तक हम उसको इतिहास नहीं जान सकते, और जब तक उसका इतिहास विधि के जरिए हम इतिहास नहीं जान लेते तब तक हम उसका निदान नहीं करते। तो उसका इतिहास जानते हैं, उसके बाद ही निदान करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम निदानात्मक परीक्षण करेंगे, निदानात्मक शिक्षा देंगे, तो उसका परीक्षण करवाएंगे, उसके इतिहास जानेंगे, तो इतिहास जानेंगे तो व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में आसानी से जान लेंगे हम। और जैसे ही आसानी से जान लेंगे हम उसके बारे में जान जाएंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता है कि नहीं।
तो ये क्या है, जानने की विधियां कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या क्या है। तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा कि व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या कारण होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के शैक्षिक महत्व क्या है, कौन कौन से शैक्षिक महत्व है, किस तरह से बालक को पढ़ाया जाए, और लास्ट हम लोगों ने देखा कि जानने की क्या क्या विधियां होती है, कैसे जानेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता को, तो हम एग्जाम करवा ले या कोई भी चीज, ठीक है, तो हम धीरे धीरे जान जाते हैं। आप सब जानते हो कि अरे ये बालक बहुत तेज है, ये थोड़ा सा मंद है, थोड़ा सा सामान्य है, ये तो इस तरीके से हम सब जान जाते हैं। थोड़ा सा हम अचीवमेंट कर लें या थोड़ा सा हम उसके साथ बात कर लें, थोड़ा सा जान जाए, पढ़ाने लगे, पढ़ने लगे, तो हम सब एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं। तो ये है व्यक्तिगत विभिन्नता। ओके, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता है। इसमें और भी चैप्टर हैं जो कि प्रतिभाशाली बालकों को हम कैसे शिक्षा दे, क्या शिक्षा दे, मंदबुद्धि बालकों के लिए क्या शिक्षा दे, कैसे दे, तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।